नमस्कार, स्वागत है आपका 5 का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले हैं। ऐसे में दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से भी होगी, विस्तार से भी होगी। बताएंगे आपको सबसे पहले कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट की उस खबर से जो यूजीसी को लेकर मचे बवाल के बाद एक बहुत बड़ी खबर आज पूरे दिन भर के लिए रही है, क्योंकि यूजीसी से जो बातें कही गई थी नए नियमों को लेकर, उस पर फिलहाल अगले आदेश तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दूसरी खबर आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी हुई है, यानी कि आने वाले बजट को लेकर जुड़ी हुई है, जिसका आर्थिक सर्वे पेश किया गया सदन के अंदर। बताया गया किस तरह से आने वाला जो साल है वो रहने वाला है, क्या वो आंकड़े हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर ओबीसी आरक्षण की सुनवाई फिर से एक बार टल गई है। देखिए, बारंबार ये सुनवाई टलती जा रही है और इसके पीछे की क्या वजह है, आखिर मंशा क्या है सरकार की, इस पर भी होगी बात। चौथी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर बजट सत्रों को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है कि छत्तीसगढ़ का जो बजट है वो कब सदन के पटल पर रखा जाएगा। और उसके बाद पांचवी और आखिरी खबर बीजापुर से जुड़ी हुई है, जहां पर सुरक्षा बलों को एक बार फिर से नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की उस खबर से जिसने कि यूजीसी ग्रांट कमीशन के उस नियम पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से पूरे देश भर में हल्ला मचा हुआ था। जी हां, जो नए नियम है उसके अनुसार जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनके आरोप ये थे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, सीधे उनको मुजरिम मान लिया जा रहा है, उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और उनके खिलाफ ये पूरे नियम बने हुए हैं, जिसका विरोध लगातार पूरे देश भर में सामने आ रहा था। बढ़ते तनाव को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है और साथ ही साथ नियमों का ड्राफ्ट फिर से एक बार तैयार करने के निर्देश यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को दिए गए हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है, इनका दुरुपयोग हो सकता है। सीजेआई ने केंद्र से पूछा कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल कर लिया है, क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। देखिए, सीधे सीधे कटाक्ष किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि एक तरफ हम भेदभाव मिटाने की बात करें और दूसरी तरफ आप इस तरह के नियमों को थोपकर फिर से एक बार उल्टी दिशा में चल रहे हैं, भेदभाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर स्वर्ण समाज लगातार उग्र हो चुका था, लगभग हर दिन प्रदर्शन हो रहा था और जाहिर सी बात है इसके बाद अब कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। आने वाले समय में अब इस पे क्या बदलाव होते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाता है, ये देखना होगा। तो देखिए, नए नियमों के अनुसार एससी एसटी को लेकर पहले से ही ये कानून बना था, लेकिन उसमें 3C जो जोड़ा गया है उसमें ओबीसी को भी डाल दिया गया था। तनुज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। तनुज जी, आपसे समझना चाहते हैं कि यूजीसी को लेकर जो नए नियम है उस पर कोर्ट ने रोक लगाई है, ऐसे में इस पे क्या अपग्रेड करने के लिए कहा गया है, सुनवाई के दौरान किस तरह की दलील दी गई है सरकार की तरफ से और जज की तरफ से क्या कहा गया, सीजेआई की तरफ से क्या कहा गया। चलिए दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन यूजीसी के नए नियमों को लेकर कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज आक्रोशित था, क्योंकि एससी एसटी को लेकर तो पहले से ही भेदभाव के मामलों को लेकर नियम बने थे, लेकिन अब नए नियमों में ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है। यानी इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी आरोप आने से पहले ही उनको आरोपी मान लिया गया। एक तरीके से एक तरफा ये नियम बनाए गए थे और इसी बात का विरोध देश भर में हो रहा था। तनुज दीक्षित जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज जी, आपसे समझना चाहते हैं यूजीसी को क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से और क्या रास्ता आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज एक इसके ऑर्डर दिया है यूजीसी के नए नियम को लेकर के। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने फैसला सुनाया है और उन्हें लगा कि ये जो है, जो नियम है, इसमें स्पष्टता दिखाई नहीं दे रही है। कुल मिलाकर के ये नैतिक नहीं लगे और कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से जो 2012 के नियम थे उसी नियमों को पुनः लागू करने की बात उन्होंने कही है आज।
बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी कोर्ट ने की है, बड़ी सख्त टिप्पणी की है और उन्होंने कहा कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया है, क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल निश्चित ये जो रूप से टिप्पणी, जिस इसको तरीके हम कैसे डिकोड करें? क्योंकि एक तरीके से भेदभाव दूर करने की बात होती है, खासतौर पर शिक्षा के जितने भी संस्थान है वहां पर, लेकिन वहां पर अगर इस तरह के लॉज आते हैं तो जाहिर सी बात है आप फिर से पुराने ढर्रे पर वापस लौट रहे हैं। नहीं, निश्चित नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, ये जो नए यूजीसी के नियम थे, ये स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके से आप अगर देखेंगे तो जो नियम आए थे उनको लेकर के आने के साथ से विवाद हो गया था, क्योंकि उसमें ये था जो शिकायत करता है उसकी गोपनीयता रखने की बात कही जा रही थी। गोपनीयता से मतलब ये है कि जब आज एट्रोसिटीज एक्ट मौजूद है, उस एट्रोसिटीज एक्ट में सामने क्लियरिटी रहती है कि सामने कौन है और काउंटर कुछ भी आप करना चाहते हैं तो ऐसे में कर सकते हैं। लेकिन इन यूजीसी के नियमों में इस तरह की क्लैरिटी नहीं थी। शिकायतकर्ता जो भी होंगे उसके बाद में शिकायत सीधे रजिस्टर्ड होने की बात कही जा रही थी, जो कि अपने आप में बहुत ही चिंतनीय था। और खास करके यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके के भेदभाव वाली जो चीजें होती है, इससे आने वाले समाज में और गहरा बैड इफेक्ट पड़ सकता था। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न दिखाया आज। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कंसर्न दिखाया। आगे इसमें क्या बदलाव होते हैं ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तनुज जी और इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं बजट सत्र की। आज इकोनॉमिक सर्वे सदन के अंदर पेश किया गया, जिसमें कि आने वाले साल के लिए लेखा जोखा, आगामी साल के लिए किस तरह से ब्लूप्रिंट हो सकता है वित्तीय स्थिति का, प्रबंधन का, उसको लेकर पेश किया गया। बताया गया कि अगला जो साल होगा उसमें कैसे सरकार आगे बढ़ेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को पेश किया और वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी का ग्रोथ अपर रेंज अनुमानित 7.2% के तहत दिखाया गया। लोअर रेंज 6.8% का बताया गया, यानी कि जीडीपी जो है वो 7.2 और 6.8 के आसपास रह सकती है। जीडीपी में तेजी के पीछे मजबूत घरेलू डिमांड को बड़ा कारण बताया गया है। आर्थिक सर्वे में एआई को लेकर पहली बार अलग से एक चैप्टर है, यानी कि नई टेक्नोलॉजी पर आने वाले दिनों में सरकार का पूरा फोकस रहने वाला है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू मांग से प्रेरित साल 2026 के पहले अनुमान में 7.4 की मजबूती ग्रोथ की डिटेल दी गई है। ये बुनियादी ढांचे के विस्तार, राजकोषीय विवेकशीलता, लचीलेपन के लिए सुधारों को लेकर जोर देता है। वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए आर्थिक सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर इसका जिक्र किया गया है, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ग्लोबल प्रभावों को कम किया जा सके। कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ज्यादा मजबूती के साथ बढ़ने की बात कही गई है और इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि जो जीडीपी की ग्रोथ है इस बार 7.2% तक हो सकती है। हालांकि इसके पहले भी ये आंकड़े इस तरह के आते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार आर्थिक मोर्चे पर सुधार होते जा रहे हैं, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार ये जो टारगेट सेट किया जा रहा है उसमें इजाफा होगा, आगे हम बढ़ पाएंगे। चौथी इकोनॉमी हम पहले से ही है, इस बार और तेजी से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने जीडीपी की ग्रोथ में जो हमारा टैक्स रेशियो है उसमें बदलाव करने के बाद बढ़त देखी है, उसका असर भी हो रहा है। साथ साथ अब नए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जो हम व्यापार समझौते कर रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं एक बड़ा असर जीडीपी पर पड़ रहा है और यही वजह है कि ये जो आंकड़े हैं वो वर्तमान मौजूदा दौर से ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसको लेकर वैश्विक स्तर पर जो आंकड़े आते हैं वो कुछ और है। वैश्विक स्तर पर यह कहा जाता है कि भारत का इकोनॉमी का जो जीडीपी निकालने का फॉर्मूला है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैमाने को मैच नहीं खाता है। अभी भी हम 2012 के फॉर्मूलों के तहत ही अपनी जीडीपी निकाल रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। आईएमएफ ने हाल ही में 2 महीने पहले एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि भारत जो है वो सी कैटेगरी में आता है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि भारत निवेश के लिए बेहद खराब स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं अब एक उम्मीद जगी है, जिस तरह से ईयू के साथ समझौते हुए हैं और अन्य समझौतों के तहत। लेकिन स्पर्श शर्मा इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। स्पर्श, इकोनॉमिक सर्वे में क्या बड़ी बातें देखने को मिली है इस बार? किस तरह से भारत ग्रो करने वाला है? क्या वित्तीय तौर पर भारत की उपलब्धियां इस साल होने की संभावना है? क्या कुछ कहा है वित्त मंत्री ने?
देखिए बिल्कुल आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पेश किया गया और आर्थिक सर्वेक्षण हम जानते हैं कि किस तरीके से जो आगामी समय में देश की इकोनॉमिक रफ्तार रहने वाली है उसकी एक जो झलक है वो दर्शाता हुआ नजर आता है। 2025-26 का ये जो आर्थिक सर्वेक्षण था वो पेश किया गया और सबसे बड़ी बात जो इसमें निकलकर सामने आई है जीडीपी ग्रोथ का जो अपर रेंज का अनुमान लगाया गया है वो 7.2 लगाया गया है। वहीं लोअर रेंज की बात करें तो 6.8 जो है लोअर रेंज में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। यानी अगर सीधे तौर पर बात करें तो जीडीपी में तेजी जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी और उसमें घरेलू डिमांड जो है एक बड़ा कारक सीधे तौर पर माना गया है। इसके साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण में एआई को भी पहली बार एक अलग से चैप्टर के रूप में जो इंक्लूड करने का काम है वो किया गया है। एआई यानी टेक्नोलॉजी पर जो ध्यान है वो पूरी तरीके से सरकार का देखने को मिलता जो है नजर आएगा और मजबूत ग्रोथ जो है देखने को मिले। बुनियादी ढांचे में विस्तार हो, राजकोषीय व्ययशीलता और ऐसे तमाम जो सर्वेक्षण के तहत जो पॉइंट्स होते हैं उनको किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो सरकार लक्ष्य लेकर चलती है 2047 को लेकर वो किस तरीके से पूरा हो, इसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो ये तमाम बातें जो है सीधे तौर पर रखी गई है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जो है 4.8 पर पूरा हुआ है ये इसमें बताया गया है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से अमेरिकी टैरिफ लग रहा है तो उसके खिलाफ किस तरीके से काम किया जा सकता है, महंगाई को रोकने के लिए किस तरीके से काम किया जा सकता है, ऐसे तमाम सुधारों को लेकर भी बात जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। तो फिलहाल इकोनॉमिक सर्वे टेबल कर दिया गया, इस पर विपक्ष का किस तरीके का रिएक्शन रहेगा और खासतौर पर अब जो सभी की निगाहें हैं वो आम बजट को लेकर है। आम बजट जब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी तो किस तरह की बातें उसमें निकलकर सामने आएंगी, आम आदमी के लिए उसमें क्या निकलकर सामने आएगा, राहत भरी खबर क्या होगी, टैक्स स्लैब में बदलाव है, महंगाई में राहत है, ये तमाम चीजें जो है अब देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, लेकिन एआई का इस्तेमाल करने की बात हो रही है और ईयू के साथ समझौता हाल ही में हुआ है। लगातार लंबे समय से ये समझौते को लेकर कयास 2007 से ये चल रहा था समझौता। ऐसे में जाहिर सी बात है इसका भी एक असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अगली खबर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जुड़ी हुई है, जहां पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई फिर से एक बार टल गई है। देखिए, बारंबार ये सुनवाई टल रही है और ये मामला 2021-22 से ही लगातार पेचीदा होता जा रहा है। 2019 का वो वक्त था जब कमलनाथ की सरकार बनी और उसके बाद कमलनाथ ने जो आरक्षण की सीमा 27% कर दी, उसके बाद से ही इसका पेच फंसा हुआ है, क्योंकि 50% की जो सीमा है उसको ये दायरे को वो क्रॉस कर गए। और उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर जब ये मामला आगे बढ़ता गया, स्टडी इसकी की गई तो पता चला कि इसमें जो साहनी केस है उसके मुताबिक इसमें 50% का आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। कमलनाथ के समय में 14% से बढ़ाकर 27% किया गया और 87 और 13 का जो रेशो है वो अब तक चल रहा है और इसका खामियाजा उन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है जो कि लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं, क्योंकि 13% का जो ओबीसी का कोटा है उसको रोक दिया जा रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट प्रभावित हो रहे हैं और अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। अब इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है और सुनवाई में हो ये रहा है कि आज भी वकील हाजिर नहीं हुए। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो वकील खड़े किए गए थे वो पहुंचे ही नहीं, शामिल ही नहीं हुए। रवैये की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की कि सरकार का ये जो रवैया है ये ठीक नहीं है। सरकार ने सॉलिसिटर जनरल के साथ 4 सीनियर एडवोकेट्स हायर किए थे। अगले हफ्ते बुधवार को 4 फरवरी को सुनवाई अब टल गई है, यानी कि फिर से एक बार टल गई है। 3 हफ्ते से टल ही रही है सुनवाई। आज 6वें नंबर पर ओबीसी आरक्षण का केस लिस्टेड था, यानी कि 6वें नंबर पर सुनवाई होनी थी और इस मामले को लेकर पिछली बार भी सरकार की ओर से पहल नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए सभी प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवा दिए हैं। आरोप इस बात का लेकर है कि 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के दबाव से बचने के लिए ऐसा किया गया है। सरकार भर्ती विज्ञापनों में जरूर 27% आरक्षण दिखाने की कोशिश करती है, बताती भी है कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन नियमों के खिलाफ 13% पदों को होल्ड कर दिया जाता है। तो देखिए, समझिए इस पूरे मामले को, थोड़ा तकनीकी मामला है लेकिन समझेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नियम तय किया गया है 50% आरक्षण 50% के ऊपर नहीं दिया जा सकता, लेकिन जिस तरह से बारंबार ये मामला टलता जा रहा है, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, कोर्ट में वकील पेश नहीं हो पाते हैं, ऐसे में
ये मैसेज तो कन्वे होता है कि सरकार इस पर संजीदा नहीं है, और कोर्ट भी ये कह रहा है कि सरकार का ये रवैया ठीक नहीं है। दूसरी बात एक और समझ में आती है कि बारंबार 3 हफ्ते से लगातार इसमें वक्त लेने की कोशिश हो रही है, यानी कि टाला जा रहा है इस पूरे केस को। कैसे समझे, सरकार का रुख क्या है, सरकार स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही है? निश्चित रूप से सनी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार खुद ही कंफ्यूज इस पूरे मामले में नजर आ रही है, और यही कारण है कि अब जो है वो मामला एक बार फिर से चलता हुआ नजर आया है। देखिए तो जिस तरह से अभी तक की स्थितियां थी, उस लिहाज से माना ये जाया था कि सरकार खुद चाहती कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो, लेकिन 2 बार से सुनवाई चल रही है, और इस बार भी सरकारी पक्ष के वकीलों का न पहुंचना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में सरकार की गंभीरता पर सवाल उठ ही रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की भी अगर आप देखें तो लगभग टिप्पणी वैसी ही है। अब हालांकि 4 फरवरी की तारीख तय की गई है, लेकिन आप देखें लोगों का भविष्य लगातार अधर में लटका है, उम्र निकलती जा रही है लोगों की, और फैसला ना आने के कारण जो है कई सारे एग्जामिनेशंस के रिजल्ट तक अटके हुए हैं, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग अटकी हुई है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस टिप्पणी के बाद में क्या 4 फरवरी को पूरी गंभीरता के साथ में अपना पैनल भेजती है या नहीं, क्योंकि अब ये धीरे धीरे चीजें अलग तरीके से एक्सपोज हो रही हैं और सरकार के ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, लेकिन विपक्ष की क्या कोई प्रतिक्रिया आ पाई? क्योंकि विपक्ष तो इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश करता रहा है। इसके पहले मुझे याद है एक मीटिंग हुई थी जिसमें सहमति बनी थी इस मुद्दे को कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे जो अभ्यर्थी है, जो पद लॉग हो चुके हैं, लॉग पड़े हुए हैं लंबे समय से, उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनको समाधान दिया जा सके। लेकिन अब क्या कहता है विपक्ष? टिप्पणी का इंतजार होगा, क्योंकि एक सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री निवास में बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष से लेके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, अन्य पार्टियों के नेता सब पहुंचे थे, और उन नेताओं के पहुंचने के बाद में ये कहा गया कि सहमति बन गई है, कोई विरोध नहीं करेगा 27% आरक्षण का, इस तरह की कुछ बातें जरूर हुई थी। पर फिलहाल अब जो कि जैसा आप भी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं, तो विपक्ष को बोलने का जरूर मौका मिलेगा, पर थोड़ा इंतजार करना होगा विपक्षी प्रतिक्रिया का। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है क्या प्रतिक्रिया आती है देखना होगा, लेकिन बहरहाल इंतजार उन सभी लोगों को भी है जो कि इस आरक्षण के पेच में फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग मालवीय जी। और अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, और ये जो अधिसूचना है ये फरवरी के आखिरी से शुरू होनी है, यानी कि 23 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक बजट सत्र का जो समय है वो तय किया गया है। और इस दौरान छत्तीसगढ़ का बजट पेश होना है, 15 बैठकें इसमें होगी। पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका सत्र को संबोधित करेंगे, अभिभाषण में बजट की औपचारिक शुरुआत करेंगे। अपने संबोधन में सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, आने वाले समय के लिए योजनाओं को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार जो है किया गया है उसको बताएंगे। वित्तीय वर्ष में आय व्यय का विवरण सदन में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ विकास कार्यों, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों, सरकारी योजनाओं पर विस्तार से बात होनी है। इस सत्र में नए विधेयकों के साथ साथ अनुपूरक बजट को लेकर भी विचार किया जा सकता है। माना यह भी जा रहा है कि कई अहम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिलेगी। बजट सत्र को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, किस तरह की तैयारी की जा रही है? इस बार के बजट में क्या कुछ खास सरकार करने जा रही है? क्या नया इस बार देखने को मिलेगा? जी देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के विधानसभा का 8वां सत्र के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 23 फरवरी से 20 मार्च तक के बजट सत्र रहेगा। इस दौरान जो है करीब करीब जो है 8 से 9 छुट्टियां रहेगी। कुल 15 बैठकें होंगी इस सत्र में, और इसे लेकर जो है अब दोनों राजनीतिक दलों की ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपको बताना चाहूंगा कि बीते दिनों जो धान खरीदी हुई उसमें जो अव्यवस्थाएं रही, इसके अलावा जो है अलग अलग स्थानों से जो जानकारियां बाहर आई कि किस प्रकार से भौतिक सत्यापन के दौरान जो है धान की कमी जो है वहां पर रही। कुछ जगहों पर जो अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि चूहे धान खा के, ये तमाम जो विषय रहे, हो सकता है कि यह जो है बजट सत्र में विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए जो है सवाल उठाया जाए। साथ ही साथ जो है राज्य में कानून व्यवस्था भी एक बड़ा प्रश्न है। साथ ही साथ राजधानी रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू तो कर दी गई, लेकिन कमिश्नरी प्रणाली लागू करने से पहले जो तैयारियां होनी थी वह तैयारियां देखने को नहीं मिली। आधी अधूरी तैयारियों के बीच जो है कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई। ये तमाम विषय जो है हो सकता है बजट सत्र में आए।
बिल्कुल, लेकिन इस बार जो बजट होगा वो नई विधानसभा में पेश होना है। ऐसे में अनुपूरक बजट की भी बात हो रही है। जरा इसके बारे में बताइए कि अनुपूरक बजट कितने करोड़ का हो सकता है, किस योजना के लिए, किस खास विषय के लिए लिया जा रहा है? यह बजट सत्र, इसमें बजट सत्र में जो है कुल जो पूरे वित्तीय वर्ष होंगे 2026-27 इसके लिए जो है बजट रखे जाएंगे। इसके अलावा जो है जब अनुपूरक बजट की जब जरूरत पड़ेगी, बजट में जो कुछ कमियां आएगी, तब अनुपूरक बजट चलिए, आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल लेकिन सरकार पर 100 करोड़ से ज्यादा का कर्जा भी है अलग अलग योजनाओं के लिए, जो सब्सिडी के तौर पर या सहायता के तौर पर दी जाती है। बढ़ते हैं 5 का पंच की पांचवी और आखिरी खबर की ओर, जो कि बीजापुर से है, जहां पर बीजापुर के पामेड़ में डीआरजी के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है। AK-47 राइफल अन्य सामग्री इस मुठभेड़ में बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि इलाके में सशस्त्र नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना जो है वो डीआरजी के जवानों को मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन की शुरुआत की गई। वहीं दूसरी ओर लंकापल्ली मार्ग पर बीडीएस के जवानों ने 20 और 30 किलोग्राम वजनी आईडी बरामद किए हैं, जिसे सुरक्षित तौर पर नष्ट कर दिया गया है। कार्रवाई से नक्सलियों में अब हड़कंप मचा हुआ है। हर साजिश नक्सलियों की नाकाम साबित हो रही है और लगभग हर दिन जवानों को सफलता मिल रही है।